Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 11 अगस्त 2021 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, ग्रीस को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्टिकल के अंदर चर्चा ये हो रही है, लोकसभा में ट्यूसडे में क्या हुआ है, 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया है। अब ये बिल क्या है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो बिल है इसको पूरी तरह से सपोर्ट मिला है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा बहुत सारे बिल हैं जहां पर ओपोजिशन पार्टी अगेंस्ट में है, बहुत सारे लोग फेवर में हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन ये एक ऐसा बिल है जिसको एक यूनानिमस सपोर्ट मिला है सभी तरफ से। अगर हम लोग बात करें इस बिल के अंदर क्या क्या है तो आपको ये दोनों पॉइंट देखने हैं अच्छे से। सबसे पहले हम लोग इस वाले पॉइंट को देखते हैं, सेकंड वाले को, तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बेस क्लियर करेंगे तभी हम लोग को आगे वाली चीज़ समझ में आने वाली है। तो ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा ईजी वेस्ट वे में मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अब जो ये ना अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट हुआ था, आपको मालूम होगा कि जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, ध्यान से सुनना, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं SEBC, इनको यहाँ पे रिजर्वेशन देने के पावर जो है वो किसके पास है, इनको रिजर्वेशन देने की पावर किसके पास है, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, वो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये है बेस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर इसी के अंदर बदलाव किया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसके अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो बदलाव होता हुआ नजर आएगा, और जैसे यहाँ पर ये बिल पूरा का पूरा पास हो जाएगा हमारे पास 105वां यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अभी हमारे पास 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, अभी यहाँ पर 105वां आ जाएगा जैसे यहाँ पर बिल पूरी तरह से पास हो जाता है। अब यहाँ पर होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका जो रिजर्वेशन वाला पावर एक तरीके से आप कह सकते हो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ये यहाँ पर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोलता है। अब क्या है कि देखो इसी चीज़ को बदल दिया गया है। अब इसी चीज़ को यहाँ पर जो है ये नया वाला बिल पास किया गया है, नए वाले बिल के अंदर बोला गया है कि देखो यहाँ पर ये जो पावर होगी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, और जिनको हम लोग OBC में आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि जो ये रिजर्वेशन वाली पावर है वो स्टेट के पास होगी, ऐसा यहाँ पर इस बिल के अंदर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर ये स्टेट्स के पास एम्पावर किया जाएगा इस चीज़ को लेकर। अभी आपको ध्यान होगा, ये जो मैं सेकेंड पॉइंट पर फिर से आता हूँ, ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था जो मराठा रिजर्वेशन है, ठीक है, मराठा रिजर्वेशन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लगभग अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, असंवैधानिक बोल दिया था। कब की बात है, ये मई 2021 की बात है, हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो मराठा रिजर्वेशन को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, क्यों, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये स्टेट्स के थ्रू दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये जो रिजर्वेशन की पावर है किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो उसी के अंदर बदलाव ये किया जा रहा है अब की बार बिल के अंदर, कि जो ये पावर है वो स्टेट्स को दी जाएगी, कि स्टेट्स जो हैं OBC को आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पर कौन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने वाली हैं। अब यहाँ पर ये आर्टिकल आने वाले टाइम पर और डिटेल में कवर किया जाएगा। अभी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बाहर आई है तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता चलना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हमारे संविधान में 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, तो आपको ध्यान रखना है अभी हमारे पास 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। उसके बाद बात करते हैं सेकंड वाले आर्टिकल की तरफ। अगेन ये जो आर्टिकल है ये भी आपका GS पेपर 2 इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो इस आर्टिकल में मैं बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, जो पार्टीज़ हैं एक तरीके से उनको क्या बोला गया है कि 48 आवर्स उनको मिलेंगे, 48 घंटे मिलेंगे अपना जो भी कैंडिडेट है, यानी कोई भी इलेक्शन पार्टी है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट्स देखने को मिलेंगे, तो उनको 48 घंटे मिलेंगे कि वो लोग अपने जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, क्राइम के चार्जेस हैं, तो उनको वो पब्लिश कर दें एक वेबसाइट के ऊपर।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बोली गई है। तो पहले हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर आप लोग ये वाला पिक्चर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, और फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बताए गए हैं, हाँ इतने इतने कैंडिडेट्स हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है इनमें से इतने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्राइम वाले केसेस, क्राइम के चार्जेस लगे पड़े हैं, इतने सारे लोग हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे में वार्न किया पार्लियामेंट को। देखो यहाँ पर जो भी ये क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये जो पार्टीज़ हैं इनके अंदर जो भी क्रिमिनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक तरीके से क्या होगा, इनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक के पास भी आनी चाहिए, हम सब लोग को मालूम होना चाहिए, जो वोटर्स हैं इनके पास यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए। जो कोर्ट है इसने डायरेक्ट किया कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर पब्लिश कर देंगे अपना क्रिमिनल हिस्ट्री को, और यहाँ पर कोई भी इलेक्शन कैंडिडेट अगर आता है तो एक तरीके से जो उनका होम पेज होगा अपनी वेबसाइट का, तो वहाँ पर ये लोग अपने कैंडिडेट्स का जो भी यहाँ पर क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको यहाँ पे पब्लिश करेंगे लगभग 48 घंटे के अंदर अंदर। कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो 48 घंटे के अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सब यहाँ पर पब्लिक कर देने चाहिए, पब्लिश कर देने चाहिए। इससे क्या होगा, एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगा, प्लस जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ वोटर है वो यहाँ पर अच्छी तरीके से वर्क करता हुआ नजर आएगा, लोगों के पास यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी आएगी। तो यहाँ पर ये छोटा सा स्टेटमेंट है बट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर इस वाले आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, किस चीज़ को लेकर, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर। देखो ये आर्टिकल छोटा सा है बट इसको हम लोग रिलेट करें ना अपने टॉपिक में, तो इस आर्टिकल का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आर्टिकल एक एडिटोरियल के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और बहुत सारे टॉपिक्स आपको अपने सिलेबस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, पार्लियामेंट, जजमेंट एंड केसेस। यहाँ सभी जगह से अपने सिलेबस से आप लोग इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हो। हमें ये समझना होगा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। देखो यहाँ पर भी उसी के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये होता क्या एग्जैक्टली, देखो इसका मतलब यह है, बहुत सारे यहाँ पर क्या होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, क्राइम किया हुआ होता है, ठीक है, वो सारे क्रिमिनल चार्जेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और वो इलेक्ट हो जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर वो कहलाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी राजनीति के अंदर जो भी यहाँ पर पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, क्रिमिनलाइजेशन के पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखो पहला कारण यही है यहाँ पर कि मसल और मनी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मसल पावर और मनी पावर का इस्तेमाल करके इलेक्शन के अंदर उतर ही आते हैं, हालांकि चाहे वो कितने भी क्राइम किए हैं उसने। उसके बाद यहाँ पर लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है। दूसरा रीज़न ये भी है कि देखो बहुत सारे जो लॉज वगैरह हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, वो तो हैं हमारे पास, लेकिन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको लागू नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जाता है। अगर लागू करें तो यहाँ पर ये चीज़ें कम होती हुई नजर आएंगी। तो दूसरी चीज़ ये देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देखो अगर कोई भी कैंडिडेट है उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को पब्लिश करना, यहाँ पर आप कह सकते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये करेगी नहीं, उसकी वजह से भी ये चीज़ें दबी रह जाती हैं और एक तरीके से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि क्या कोई ऐसा हमारे पास कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि हाँ ये जो क्रिमिनल कैंडिडेट हैं इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो देखो मैं आपको बताता हूँ क्या हमारे पास प्रोविज़न है एग्जैक्टली। तो इसके रिगार्ड में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने तो कुछ भी ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि हाँ किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कहाँ से, इलेक्शन से, ठीक है। यहाँ पर जो इलेक्शंस ऑफ फॉर द पार्लियामेंट होते हैं इसके अंदर से किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे वो अदर लेजिस्लेचर हो। तो यहाँ से अब यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर हमारे संविधान में कई चीज़ें मैंशन ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ अलग से चीज़ें हैं। वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 ये मेंशन करता है, कुछ क्राइटेरिया बताता है। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई करने के लिए यहाँ पर ये वाला जो एक्ट है ये कुछ ना कुछ चीज़ें बताता है। वो क्या बताता है, इस एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो यहाँ पर ये बोलता है कि देखो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, कोई भी अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई बहुत सारे चार्जेस लगे पड़े हैं या सर्टेन ऑफेंसेस हैं, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मान लो कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको पनिश किया गया है, जेल टर्म है, वो जेल में है लगभग 2 साल से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2 साल से ज़्यादा है जेल में है, तो फिर वो जब जेल से बाहर निकल कर आएगा तो काफ़ी लंबा समय तक तो पहले वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है, लगभग 6 साल तक जेल टर्म के बाद से इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे सोची जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोविजंस हैं कि मतलब कि जेल टर्म पूरा करने के बाद उसके बाद ही काफ़ी समय तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर। बट अगर हम बात करें प्रॉपरली कोई चीज़ें हो इस चीज़ों के रिगार्डिंग तो वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर उसी के बारे में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। देन उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ।
यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आता है, बट अगेन एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इस स्कीम के बारे में चर्चा हो रही है, जीएस पेपर 2 से अगेन इसको रिलेट कर सकते हो। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ट्यूसडे में लॉन्च कर दिया है उज्ज्वल गैस, ये जो 2.0 स्कीम है एक्चुअल में, ठीक है, इसका सेकंड फेज़ लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, जो भी पुअर पीपल हैं उनको गैस का कनेक्शन मिलेगा, तो उसी के लिए यहाँ पर ये स्कीम चलाई गई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी बातें बोली हैं कि जो मतलब लाखों माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस गैस कनेक्शन से। जो ये उज्ज्वल 2.0 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ठीक है, इसके अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, उनको यहाँ पर आप कह सकते हो ये गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। एक छोटा सा यहाँ पर जो भी आईडी लगनी है वो लगेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर गैस कनेक्शन मिलेगा। गवर्नमेंट का कहना यह है कि हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट है, और आज के टाइम पर जो ये कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा बहुत सारे लोगों को। इनफैक्ट बहुत सारे वीमेन ने खुद भी बताया है कि इस गैस के कनेक्शन की वजह से उनको कितना फ़ायदा हुआ है। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस जो ये उज्ज्वल टू स्कीम है, इसका जो पहला फेज़ है ये कब लॉन्च किया था, पहला फेज़ लॉन्च हुआ था साल 2016 के अंदर, कहाँ से, बलिया से, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर 2.0 स्कीम इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारी वीमेंस ने यहाँ पर खुद अपने मुंह से बोला है कि देखो हमें इन चीज़ों के अंदर फ़ायदा हुआ है कि मैं अपने फादर की टेक केयर कर पा रही हूँ अच्छे से, ठीक है, हमारा टाइम बच रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और इसी चीज़ के अंदर सरकार ने बोला है कि यहाँ पर एक सरकार की तरफ से एक छोटी सी यहाँ पर ये कोशिश है कि सभी लोगों को गैस का कनेक्शन मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है ये जो उज्ज्वल 2.0 स्कीम है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है गैस कनेक्शन से, जहाँ पर लाखों माइग्रेंट वर्कर्स जो फैमिलीज़ हैं कंट्री के अंदर उनको गैस कनेक्शन दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस स्कीम के बारे में। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, पहले हम लोग इस वाले को डिस्कस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है, अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हो रही है। आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर क्या सिचुएशन है। अफगानिस्तान में एक तरफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट फोर्सेस हैं, गवर्नमेंट है, और दूसरी तरफ तालिबान है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और आज के टाइम पर जो वहाँ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने लगभग 90% तक अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर कब्जा कर लिया है तो आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, इसमें तो ये चीज़ें बताई नहीं गई हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे आपको ये बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, कब्जा कर लिया है तो उसके बाद क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वहाँ से हट रहे हैं, एक तरीके से भाग रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कभी भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। इंस्टेबिलिटी ये देखने को मिल ही रही है। तो अभी क्या है ना, चीज़ें और पहले से और जो है बंद हो जाए आने वाले टाइम पर, इसकी वजह से इंडिया भी यहाँ पर इवैक्यूएट करेगा अपने पर्सनल को, जितने भी लोग हैं इंडिया जो है अब एक तरीके से बुलाने वाला है सभी लोगों को। यहाँ पे आप कह सकते हो इंडिया टेम्परली रिलोकेट कर रहा है अपने पर्सनल को, कहाँ से, क्योंकि इंडिया का एक कॉन्सुलेट है मज़र शरीफ में अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ से लोगों को हटा रहा है। ठीक है, जो ये डिसीजन है ये कब आया है, जब गवर्नमेंट ने एक अर्जेंट कॉल दी है कि देखो अभी जितने भी इंडियन और नेशनल्स हैं अफगान सिटी के अंदर, ठीक है, वो एक स्पेशल फ़्लाइट से निकल जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल फ़्लाइट से निकलना ही बेहतर रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो, और ज़्यादा बुरे हालात हों, सब कुछ बैन कर दिया जाए, उससे पहले यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको निकाला जाएगा। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट है। ठीक है, और एक सेपरेट स्टेटमेंट भी दिया गया है कि जो एम्बेसी है भारत की काबुल के अंदर, अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, वहाँ पे भारत की एम्बेसी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर सारे एक तरीके से उन्होंने अर्ज किया है, मतलब बोला है कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स अफगानिस्तान के अंदर वो जल्द से जल्द अपना जो है एक तरीके से ट्रैवल अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो हमें अभी काफ़ी लंबे समय के लिए डिसकंटिन्यू हो जाए, बंद हो जाए, तो वो लोग फिर घर वापस जा नहीं पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इंडियंस जो है, जितने भी इंडियन सिटीज़न है वो रेडी हो जाएं, और एक स्पेशल फ़्लाइट है वहाँ से ये लोग निकलेंगे। स्पेशल फ़्लाइट आप कह सकते हो मज़र शरीफ से यहाँ पर लीव करी है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर। तो आप कह सकते हो जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं आसपास, ऐसा बोला गया, वहाँ के जो फ़्लाइट जहाँ से जा रही है आसपास जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करी गई है कि आप लोग लीव कर दो यहाँ पे अफगानिस्तान को, और जो है इस स्पेशल फ़्लाइट में बैठकर निकल जाओ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम पर। उसके बाद बहुत सारे नंबर्स वगैरह भी डाले गए यहाँ पर, आप देख सकते हो हेल्पलाइन नंबर्स भी डाले गए हैं कि हाँ यार, कि आज के टाइम पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उससे थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प मिल जाए। आप देख पाओगे कि जो ये जो नंबर्स हैं ना, ये बोलते हैं एक तरीके से जो ट्विटर हैंडल ऑफ द कॉन्सुलेट है उसके नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो शटडाउन हो रही है एक टेम्प्ररी बेसिस पर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट चीज़ें सब बंद हो जाएंगी। टेम्प्ररी बेसिस पे ऑब्वियस ही बातें हो रहा है, जैसे यहाँ पर सिचुएशन संभलेगी इंडिया अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में, उसके बाद चीज़ें वापस से कंटिन्यू होने वाली हैं। बट अभी के लिए यहाँ पर फोकस यही है कि देखो एक तरीके से हम लोग वहाँ से निकाल सकें, लोगों की जान ना जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक छोटे से ऐप के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर ऐप का नाम है नमो ऐप। नमो ऐप ओपन हो चुका है वोटर सर्वे के लिए। अभी आपको मालूम होगा इलेक्शन होने वाले हैं, एक तरीके से असेंबली पोल्स आने वाले हैं 2022 के अंदर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक आप कह सकते हो ये ऐप है इसको इशू कर दिया है। एक वोटर सर्वे ऐप है। ये जो सर्वे है ये स्टार्ट होगा किस प्रकार से, जो डिटेल्स होंगी स्टेट की और कॉन्स्टिट्यूंसी की, ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी डिटेल्स होंगी वो सब यहाँ पर इस सर्वे के अंदर लिया जाएगा। उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट टाइम जो एक सर्वे कंडक्ट किया गया था इसी नमो ऐप पर, वो हुआ था साल 2016 के अंदर डीमोनेटाइजेशन के बाद। फिर उसके बाद 2019 के बाद एक सर्वे हुआ था। लेकिन अब जो ये सर्वे है यहाँ पर ये सर्वे भी होने वाला है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होने वाला है कि सर्वे किस बेसिस पर होगा, गवर्नमेंट ने किस प्रकार से कोविड-19 को हैंडल किया है, आर्टिकल 370 को अबॉलिश करने के बाद एक तरीके से यहाँ पर कैसी चीज़ों को हैंडल किया है। उसके बाद राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को लेकर यहाँ पर सर्वे होगा, कितने लोग यहाँ पर फेवर में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद आप कह सकते हो कि और भी चीज़ें देखी जाएंगी जो यहाँ पर रैंकिंग्स होने वाली हैं एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट्स के लिए। तो सॉरी, ये जो रैंकिंग्स होंगी वो किस बेसिस पर होंगी कि सरकार ने किस प्रकार से कोविड-19 को हैंडल किया है, किस प्रकार से वैक्सीनेशन के अंदर प्रोग्रेस देखने को मिली है, स्वच्छ भारत अभियान इंप्लीमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स आए नहीं आए, ठीक है, करप्शन कम हुआ है या नहीं हुआ है, प्राइस जो है यहाँ पर स्टेबल रहे नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये सर्वे होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो नमो ऐप है यहाँ पर ऑलरेडी लगभग 1 करोड़ डाउनलोड्स देखने को मिल जाएंगे इस ऐप के। ओके, नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन खत्म हुई, उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जितने भी पेगासस पेटिशनर हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा फेथ रखना है और एक तरीके से आने वाले टाइम पर सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग भी स्टेप उठाने वाला है। अब पेगासस पेटिशनर कौन है, देखो यहाँ पे आपको मालूम होगा पेगासस स्पाईवेयर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। पहले मैं आपको इस स्पाईवेयर के बारे में समझाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर सको, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़ते हैं। आज के टाइम पर 400-500 लोग नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग थोड़ा सा बेसिक से समझें। तो इस स्पाईवेयर के बारे में समझते हैं पहले। तो ये जो आप हॉर्स देख रहे हो ना, यही है पेगासस, इसको बोला जाता है पेगासस। इसी के नाम पर यहाँ पर स्पाईवेयर बनाया गया है। स्पाई मतलब क्या होता है, जासूसी करना। तो यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर इसका नाम रखा गया है। ये एक तरीके से ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ़ोन के अंदर डाला जा सकता है। अब फ़ोन के अंदर किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाएगा, आपको एसएमएस करके, व्हाट्सएप के थ्रू, आई मैसेज के थ्रू, ठीक है, या फिर एक कोई भी और भी चीज़ भी हो सकती हैं जिसके थ्रू फ़ोन के अंदर इस एक स्पाईवेयर को डाला जा सकता है। इनफैक्ट आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर पहुँच चुका है। आज के टाइम पर क्या होता है, किसी को मिस कॉल मारने के बाद यहाँ पे मिस कॉल जैसी आएगी उसके फ़ोन में और पेगासस स्पाईवेयर उसी प्रकार से यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बस होना क्या चाहिए, मान लो किसी एक व्यक्ति के फ़ोन के अंदर हमें पेगासस स्पाईवेयर डालना है तो उसका फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर होगा तो मिस कॉल के थ्रू यहाँ पर वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब चलो, अगर फ़ोन के अंदर ये स्पाईवेयर आ गया तो उससे फ़र्क क्या होगा, उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ़ोन की निकाली जा सकती है, जैसे कि एसएमएस हो गया, ईमेल, फोटोज़, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड्स कॉल, व्हाट्सएप चैट्स, कैलेंडर। उसके बाद जो आपके फ़ोन का माइक्रोफोन है उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, जो भी आप बोल रहे हो वो किसी और को सुनाई दे जाएगा। कैमरे को एक्टिवेट किया जा सकता है, जीपीएस डेटा, ये सभी जो है एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को हार्वेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद आज के टाइम पर एक अल्टीमेट लेवल पर खेल रहा है पेगासस। यहाँ पर क्या है कि ज़ीरो क्लिक अटैक आ चुका है। ज़ीरो क्लिक अटैक जैसे मैंने आपको बताया, पहले होता था ये कि देखो फ़ोन के अंदर लिंक भेजा जाता था, अगर वो व्यक्ति लिंक को क्लिक करता है तो ही पेगासस स्पाईवेयर उसके फ़ोन में इंस्टॉल होगा। लेकिन आज के टाइम पर कोई क्लिकिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पर क्या हो रहा है कि फ़ोन नंबर चाहिए, बस फ़ोन नंबर पे कॉल मारो और मिस कॉल मारने के साथ ही जो पेगासस स्पाईवेयर है उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं। ओके, तो यहाँ पर यह है पेगासस स्पाईवेयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अभी भी यहाँ पर आप देख पाओगे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने राइटिंग बेसिस पर भी दे दी है, क्योंकि आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 2 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्पाईवेयर एक मॉलवेयर है, एक तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर फ़ोन के अंदर जाकर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दी हैं अभी पिक्चर दिखाकर। ओके, नाउ क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे पिटिशनर्स हैं जिन्होंने बोला है कि सरकार ऐसा कर रही है, बहुत गलत है, पेगासस का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट ये बताती है कि सरकार ने इस पेगासस का इस्तेमाल किया है जर्नलिस्ट के ऊपर, ठीक है, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो बोला ये गया है कि देखो यहाँ पर सरकार को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको यहाँ पर पिटीशन भी डाली गई है इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है बिहार तो है फेथ रखो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और जो है एक तरीके से क्या होगा इसके रिगार्डिंग भी स्टेप जल्द से जल्द उठाया जाएगा।
ओके, नाउ उसके बाद आएंगे पेज नंबर 10 के ऊपर। यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आर्टिकल क्या बोलता है, नो ऑक्सीजन शॉर्टेज डेथ रिपोर्टेड, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि देखो यार, कि जो डेथ भी हुई है कोविड से, वो कोई भी ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। देखो ये पिक्चर में क्या बोला जा रहा है, आज के टाइम पर लगभग 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर कोविड के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 2 सप्ताह के अंदर। और वो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, वो सब आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हो। स्टेट की बात करूँ तो केरला है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम। तो यहाँ सभी जगह पर केसेस कोविड के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी इन्फॉर्मेशन ये भी दी गई है जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, कि देखो किसी की भी डेथ जो है ना, ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। ऐसा यहाँ पर बार बार सरकार, एक बार नहीं बहुत बार कह चुकी है, और इस चीज़ का क्रिटिसिज्म भी हो चुका है। एडिटोरियल पर हमने डिस्कस भी किया था कि सरकार, ये एक एडिटोरियल में जो ऑथर साहब है उनका कहना ये था कि सरकार यहाँ पे गलत कह रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है, ठीक है, और सरकार यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि आर्टिकल बहुत पहले से आ रहा है। अगेन यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। 29% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सपोज हुए हैं सेकेंड हैंड स्मोक के अंदर। मतलब क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि, देखो यहाँ पे एक अलग अलग कैटेगरी के अंदर बोला गया है। ये सेकंड हैंड स्मोक हो गया, मतलब कि मान लो कोई एक यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो यहाँ पे सिगरेट पी रहा है, उसकी वजह से इसको भी नुकसान हो रहा है, वो तो सेकंड हैंड स्मोक कैटेगरी के अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो कि डायरेक्टली स्मोक के अंदर इन्वॉल्व आपको देखने को मिल जाएंगे, टोबैको के अंदर इन्वॉल्व देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, ये सब बच्चे ही हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों के अंदर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। आप देख पाओगे एक डेटा आया है जिसमें बोला गया 29% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया के अंदर, वो यहाँ पर सेकेंड हैंड स्मोक के शिकार हैं। और ये रिपोर्ट जो है वो है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इंडिया 2019, और इसको रिलीज़ किया गया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें, एक दूसरा और शीट है, नेशनल फैक्ट शीट, यहाँ पर यह बोलती है कि लगभग 42% डिक्लाइन देखने को मिला है टोबैको का इस्तेमाल, मतलब टोबैको का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, खासकर 13 से 15 साल के बच्चों के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर। लेकिन फिर भी बात करें तो कहीं पर और जगह पर एक तरीके से जो यूज़ है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो टोबैको का इस्तेमाल है वो बॉयज़ के अंदर सबसे ज़्यादा है। टोबैको का इस्तेमाल तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर यह बोला गया है जो यूज़ है जो टोबैको का वो हायर है अमंग बॉयज़, ठीक है। और एक तरीके से जो टोबैको यूज़ है वो स्कूल चिल्ड्रन के अंदर भी बहुत ज़्यादा हायर है। लेकिन कौन कौन से स्टेट्स के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर टोबैको का इस्तेमाल होता है। उसके बाद मिज़ोरम हो गया, सबसे कम कहाँ पर है वो है हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चे टोबैको का बहुत कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट यहाँ पर यह बताती है लगभग 38% जो सिगरेट्स हैं, 47% बीडी स्मोकर्स हैं, और 52% स्मोकलेस टोबैको यूज़र्स हैं। ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप कह सकते हो कि छोटी सी उम्र में ही यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं इन सब चीज़ों के अंदर ही और इनके शिकार बन चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो रोल ऑफ टीचर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो भी टीचर्स है वो यहाँ पर अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं बच्चों के अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर, कि टोबैको का इस्तेमाल करने से क्या होता है, क्या हार्म है इसके। हालांकि पता सबको होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोला गया है एक अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। टोबैको के यूज़ के रिगार्डिंग जो है, स्मोकिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे बोलें तो हम लोग देखो और भी रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं जिसके अंदर यही सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं, क्योंकि ये जो टोबैको का इस्तेमाल, स्मोकिंग वाला चीज़ें ये बहुत पहले से देखने को मिल रही हैं इंडिया के अंदर, ऐसा नहीं है कुछ नया है, ठीक है। तो ऐसे रिपोर्ट जो हैं बहुत पहले से पब्लिश होती हुई आ रही हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर देख पाओगे ये जो एक पिक्चर है, यहाँ पर है मिलिंद मरोगोड़ा, ये श्रीलंका के हाई कमिश्नर है। एक तरीके से इन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं कि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को रिलेशंस जो है बनाकर रखने ही चाहिए। अब यहाँ पर रिलेशंस ख़राब भी हुए हैं, वो भी इन्होंने बताया कहाँ कहाँ पर ख़राब हुए हैं, वही सारी चीज़ें जो कि आपको मालूम है, हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बताता हूँ।
यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके रखना चाहिए, ओपन रखना चाहिए, कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। कोई यहाँ पर एक तरीके से कोई भी सरप्राइज़ ना हो, क्योंकि हुआ क्या है, अगर हम लोग बात करें तो दोनों के जो रिलेशंस एक तरीके से नेबरिंग कंट्रीज है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद यहाँ पर भी एक दिक्कत क्रिएट हुई थी, दिक्कत ये क्रिएट हुई थी कि हम लोग जो है एक तरीके से अभी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है सेटअप करने वाले थे, डेवलप करने वाले थे, लेकिन श्रीलंका ने जो है इसको मना कर दिया। श्रीलंका ने बोला यहाँ पर जो एक तरीके से इंडिया के पास ये प्रोजेक्ट था उसको इंडिया के हाथ से ले लिया, क्योंकि इंडिया और जापान मिलकर एक पोर्ट बना रहे थे, कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर। लेकिन श्रीलंका ने एंड वक्त पर उसको मना करा। श्रीलंका ने बोला ईस्ट कंटेनर वाला मत बनाओ, वेस्ट वाला बना लो, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल गया था। तो फिलहाल इंडिया ने इस चीज़ को मना किया, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि इंडिया को तो मना कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर चाइना को देखें तो चाइना के इतने सारे पोर्ट्स चल रहे हैं, चाइना के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लग रहे हैं श्रीलंका के अंदर, ठीक है। तो एक तरीके से पोर्ट सिटी पूरा का पूरा डेवलप कर रहा है चाइना, तो वहाँ पर चाइना को कोई रोक टेक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा लोन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा डेवलपमेंट वहाँ पर ऑलरेडी कर दिया है। और फिर वही सारी जो है अगले आने वाले टाइम पर बहुत बड़ी दिक्कत देखने वाली है श्रीलंका के लिए, क्योंकि एक तरीके से होगा क्या, श्रीलंका आज के टाइम पर दूसरा पाकिस्तान बन रहा है, क्योंकि वहाँ पर इतना पैसा लगा चुका है, चाइना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है कि मतलब श्रीलंका को चुकाने के लिए, इसके लिए भी मतलब क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर दोनों के रिलेशंस के बारे में बताया गया है, और फिर यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हुई। आज के टाइम पर रिलेशंस अगर हम बात करें श्रीलंका के साथ, कुछ ज़्यादा बेटर तरीके से आगे बढ़ते हुए नहीं नज़र आएंगे। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर है, वही तालिबान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि देखो, तालिबान जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, और आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि 8वां अफगान प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर भी यहाँ पर ये कंट्रोल पा चुका है, एक तरीके से उसको भी कब्जे में कर लिया है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर बहुत सारे प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर कब्जा कर चुका है, अब यहाँ पे 8वें प्रोविंशियल कैपिटल के ऊपर भी यहाँ पे तालिबान कब्जा कर चुका है। अब देखो आने वाले टाइम पर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि अभी के लिए आप कह सकते हो यही जो है दिक्कतें ये चलती हुई नज़र आएंगी। बहुत सारे लोगों की जान भी गई है एक तरीके से। अब यहाँ पर इंडिया ने क्या स्टेप उठाया वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी यहाँ पर देखना यह है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस किस प्रकार से जो है यहाँ पे तालिबान को रोकती हैं, क्योंकि तालिबान का जो गेन है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है वहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसको हम लोग इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई पूछो मत, यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी आज के देखने को मिलेगा नहीं। एडिटोरियल पर वो सॉरी वर्ल्ड पेज पर आज ज़्यादा आर्टिकल नहीं आए हैं, 2 ही आर्टिकल हैं और ज़्यादा खास भी नहीं है। उसके बाद एक आर्टिकल यह है पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमिक से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आज के टाइम पर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्राइस जो है वो प्रोडक्ट्स के काफ़ी ज़्यादा हैं। एक आने वाले टाइम पर इन्हीं चीज़ के अंदर जो है मतलब थोड़ा बहुत जो है चीज़ें सुधार देखने को मिलने वाला है। एक तरीके से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है कि देखो यहाँ पर होगा कि आने वाले टाइम पर जो है इन चीज़ों के अंदर डेफिनेटली सुधार होगा, और जो है ईजीनेस आएगी, एक तरीके से जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी कम होंगे, और जो है इन्फ्लेशन आने वाले टाइम पे थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आएगा, जैसे जैसे जो है हमारी इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ेगी, ऐसा ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है, इन्फ्लेशन आज के टाइम पर 6% से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। होना कितना चाहिए, ये देखो टारगेट ये रहता है 4 + -2 करके इन्फ्लेशन यहाँ पर इसी रेट के अंदर रहना चाहिए, इसी रेट के अंदर रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% रहना चाहिए, जो मिनिमम है वो 2% रहना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम अगर 6% रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह 2% रहेगा तो नॉर्मल है, जितना हमने डिसाइड किया है उतना ही चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, 6% से ज़्यादा ही देखने को मिल जाएगा, इन्फ्लेशन रेट कुछ हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इन्फ्लेशन के बारे में। और इन्फ्लेशन के कॉजेज़ भी बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ये जो महंगाई है वो किस प्रकार से बढ़ती है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। पहला कॉजेज़ तो आपको ये देखने को मिलेगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिस प्रकार से एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी बेसिस पर क्या होता है, दाम बढ़ जाते हैं, प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। ये एक इन्फ्लेशन का एक सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा यहाँ पे कॉज देखने को मिल जाता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है, डायरेक्टली आप कह सकते हो। कॉस्ट इन्फ्लेशन में क्या होता है, मान लो कोई यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको बनाया जा रहा है। जब उसकी प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसको बनाने में मान लो कोई 10 रुपये का पहले प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन अब इसकी लागत को बढ़ाया गया है, इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर बढ़ गई हैं, उसका रेट बढ़ चुका है, मान लो ये 12 का हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये मार्केट में आएगा वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी देखने को मिल जाता है। एक तरीके से दाम बढ़ने से, प्रोडक्शन के अंदर दाम बढ़ने से भी
महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे एक और कॉज देखने को मिलता है, वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई कंपनी चल रही है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे वर्कर्स क्या कह रहे हैं अपने बॉस से कि मेरी वेजेस को बढ़ा दो, मेरी जो मजदूरी या फिर जो मेरी सैलरी है उसको इंक्रीज़ कर दो, ठीक है। इसको यहाँ पर इंक्रीज सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो है इन्फ्लेशन काफ़ी आगे चल रहा है। तो क्या होगा, जब सैलरी इंक्रीज़ होगी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज़ होती हुई नजर आएंगी, डिमांड इंक्रीज़ होगी और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर अगेन इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो क्या इसको हम लोग जो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि डेफिनेटली काम आने वाली है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर। नाउ बढ़ते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ, देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज एडिटोरियल सेक्शन। आज की तारीख में 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पर सीखोगे, जो भी नोट्स होंगे रेडीमेड नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके बाद एक आर्टिकल ये वाला है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखो जैसे वर्ल्ड वॉर चला, उसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार से सिचुएशन संभाली गई थी, बहुत सारे बॉडीज़ को बनाया गया था, उसी प्रकार से आज के टाइम पर हम लोग कोविड के बाद भी जो है कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी बॉडीज़ को लाकर रिकवरी को लाने की। उसके बाद आज का लास्ट आर्टिकल यहाँ पर ये वाला देखने को मिल जाएगा। इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ट्रैवल डे के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है, 9 अगस्त को इसको सेलिब्रेट किया गया है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करूंगा, जहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपको टू द पॉइंट मिलने वाली है, एग्जाम पर्सपेक्टिव मिलने वाली है। तो जो पहला एडिटोरियल है वो बात करता है चॉपी वाटर्स को लेकर। इंडिया को जो है पुश करना चाहिए रेटिफिकेशन ऑफ द उनक्लोज बाय ऑल मेजर मैरीटाइम पावर्स इंक्लूडिंग द यूएस। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी यहाँ पर एक डिबेट को एड्रेस किया। डिबेट कहाँ पे हुई है, यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब जो ये डिबेट हुई है, इसका जो चर्चा हुई है वो किस चीज़ के ऊपर हुई है, मैरी टाइम सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा हुई है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैरी टाइम सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जो समुद्र है, खासकर इंडिया के पास कौन सा समुद्र है, इंडियन ओशन रीजन आपको देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये डिबेट हुई है। किस प्रकार से हम लोग सुरक्षा को मेंटेन कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 1 से भी रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने जो है एक डिबेट रखी, ओपन डिबेट करी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वहाँ पर डिबेट के अंदर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हम लोग अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस जो डिबेट है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको काफ़ी हद तक खतरा देखने को मिलता है, नेचुरल खतरा भी होता है, मैनमेड खतरा भी होता है। वो क्या क्या होता है वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पहले आपको समझना होगा कि जो इंडियन ओशन रीजन है, जहाँ पर ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो इंडियन ओशन रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, पहले आपको ये समझना होगा। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंस होगा, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरत होगी, उसी चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। तो पहले हमें इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा। इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया का जो इंडियन ओशन रीजन है, आप यहाँ पर नीचे इंडिया का मैप देख पाओगे, फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन देखने को मिलेगा। जो इंडियन ओशन रीजन है उसकी जो लॉन्ग मेरीटाइम बाउंड्री आप देखने को मिलेगा, इंडिया जो है इंडिया के साथ शेयर करता है। जो इसकी कोस्ट लाइन है, लगभग 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन देखने को मिल पाएगी। बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा शेयर जो है इंडिया जो है शेयर करता है किसके साथ, इंडियन ओशन रीजन के साथ। तो पहला तो रीज़न ये हो गया। उसके बाद जो है दूसरा रीज़न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है SLOCS। मतलब क्या है, सिक्योरिंग सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ध्यान रखना है, इसको सिक्योरिंग सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है। इंडियन ओशन के अंदर 3 मेजर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं। कितने, 3 सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियन ओशन को दुनिया भर में कनेक्ट करते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा और वैसे नोट्स के थ्रू भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, SLOC, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो है सिक्योरिंग सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक तरीके से जो पहला इंडियन ओशन, एक तरीके से जो हमारा इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशन आपको देखने को मिल जाएगा, इंडियन ओशन का जो रीजन है ये कनेक्ट करता है किसके थ्रू, रेड सी के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है, बाबेल मंडेब के थ्रू कनेक्ट करता है। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि इससे कनेक्ट होने के बाद जो अलग अलग कंट्रीज़ है उनके साथ व्यापार बढ़ता हुआ नजर आता है। रुको अभी मैं मैप में दिखाता हूँ, तभी आपको चीज़ क्लियर होगी। ये वाला मैप देखो, सभी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इंडिया का मैप हो गया, नीचे आपको इंडियन ओशन रीजन देखने को मिल गया। इंडियन ओशन रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, पहला इंपॉर्टेंस तो ये है, यहाँ पर आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ रेड रेड, तो वहाँ पर रेड सी है। उसके बाद यहाँ पर जो डॉट लगा रहा हूँ ये बाब एल मंडेब है। तो क्या हो गया, इंडियन ओशन रीजन यहाँ से ये कनेक्ट करता है रेड सी को बाब एल मंडेब से। फिर उसके बाद आप कह सकते हो यहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ को कनेक्टिविटी मिल जाती है, किससे, इंडियन ओशन रीजन से। पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया। अब दूसरी कनेक्टिविटी कहाँ पर है,
दूसरी कनेक्टिविटी आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ऊपर की साइड अगर आप जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप कह सकते हो इंडियन ओशन रीजन के अंदर बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पर दुनिया भर को कनेक्ट करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है। तीसरी जगह पैसिफिक ओशन को, पैसिफिक ओशन कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इधर आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, फिर इधर से चलोगे तो इधर पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। अब क्या है, पैसिफिक ओशन को कैसे कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे इंडियन ओशन रीजन कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। यहाँ पे अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का दिख रहा होगा, यहाँ जो है पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, तो मतलब इंडियन ओशन रीजन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इंडिया यहाँ पे कोशिश ये कर रहा है कि इसी पार्ट के अंदर एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके, यहाँ पे सुरक्षा को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे ज़रूरत भी है एक सुरक्षा की, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोग को बता दिया कि रेड सी के थ्रू कनेक्ट होता है, दूसरा एक पर्शियन गल्फ के थ्रू कनेक्ट होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है ऊपर वाला साइड है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो नीचे एक और जगह पैसिफिक ओशन से कनेक्ट होता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं ट्रेड करती हैं इंडिया के साथ, या फिर बहुत सारे शिप जो हैं इधर से निकलते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर बात करें, जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, 75% ऑफ द वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रेड देखने को मिलता है, मतलब 75% दुनिया भर का जो ये समुद्र के थ्रू व्यापार होता है वो यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन के थ्रू देखने को मिल पाएगा, ठीक है। और जो है जो 50% डेली जो ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के लिए, इंडिया के पास क्या क्या मैरीटाइम इनिशिएटिव हैं आज के टाइम पर, इंडिया मैरीटाइम को लेकर किस किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है। पहला डिजास्टर मैनेजमेंट, 2004 के अंदर एक सुनामी आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर इंडियन ओशन ने एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम को यहाँ पे भारत ने बनाया कि यहाँ पर हम लोग अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको टैकल कर पाएंगे। तो पहली सिक्योरिटी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहा है, डिजास्टर मैनेज करके यहाँ पे काम कर रहा है कि जो सुनामी वगैरह है उसको रोकी जा सके। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रखा है, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी वर्क करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद इंडिया के पास एक और इनिशिएटिव है, वो है एंटी पायरेसी ऑपरेशन। एंटी पायरेसी ऑपरेशन मतलब जो यहाँ पे समुद्री डकैत होते हैं, जो पायरेट्स होते हैं, उनको यहाँ पे ख़त्म करना। क्योंकि जो पायरेसी है ना ये काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आ रही थी 2007 के बाद, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पायरेसी बढ़ती हुई नज़र आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इन पायरेसी को टैकल करने के लिए इंडिया ने काफ़ी हद तक अपने एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाए हैं और यहाँ पर इन पायरेट्स को एक तरीके से टैकल किया है। उसके बाद भारत का एक और इनिशिएटिव है, वो है सागर करके एक इनिशिएटिव है। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल पॉलिसी। तो यहाँ पर एक तरीके से इस इनिशिएटिव में भी इंडिया जो है काम करता है। काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं और एक तरीके से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मॉरिशस गए थे 2015 में, तभी यहाँ पर इन्होंने सागर को ये बनाया था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। अब ये जो सागर है ये किस चीज़ के ऊपर काम करता है, मेनली इसका मेन रोल है कि देखो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना इंडियन ओशन रीजन के अंदर। दूसरा मेन रोल है जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना, उसको एनहेंस करना, ठीक है, अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ यहाँ पर जो भी रिलेशंस उसको मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका जो मेन फोकस रहता है वो इंडियन ओशन रीजन के फ्यूचर के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर ये सागर के बहुत सारे पिलर्स हैं जो कि इंडियन ओशन रीजन के प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क करता हुआ नज़र आता है। तो हमारा फोकस यही है कि इंडियन ओशन रीजन को किस प्रकार से यहाँ पे प्रोटेक्शन दी जा सके, उसी को लेकर यहाँ पर यूएनएससी के अंदर ये डिबेट हुई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिलेगी नहीं, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो आपके नोट्स हैं इसके अंदर ऐड कर दी है। देखिए ये नोट्स आपको यहाँ पर तो मिल ही जाएंगे, पीडीएफ में स्टिक हुए हुए मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो टेलीग्राम चैनल का नाम है दीपक यादव एजुकेशन, ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स आपको वहाँ पे भी मिल जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक आर्टिकल है, यहाँ पे चर्चा हो रही है अनपैकिंग द रेजिलियंसी ऑफ ग्लोबल ट्रेड येट अगेन। अब मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट ईयर से जो कोविड-19 पैंडमिक का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक देखने को मिल पाएगा। जो दुनिया भर की इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक डाउन पहुंच चुकी है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड है, दुनिया भर के साथ जो व्यापार होता है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है। जॉब का नुकसान हुआ है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ नजर आया है। लगभग आप कह सकते हो कि 75 मिलियन तक जो जॉब लॉसेस देखने को मिल पाए दुनिया भर के अंदर। कंट्रीज़ जो है काफ़ी बुरी तरह से हिट हुई हैं पैंडमिक के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि देखो क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। आज के टाइम पर बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए, बट अगर हम अपना इतिहास देखें, इतिहास के अंदर आपको मालूम होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया ताकि चीज़ों के अंदर सुधार किया जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को सेटअप किया गया, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद
वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, ताकि जो है वॉर के बाद क्या हो, वॉर के बाद लोगों की रिकवरी की जा सके, कंट्रीज़ की रिकवरी की जा सके, तो उसके लिए यहाँ पर ये बॉडीज़ को बनाया गया। फिर उसके बाद जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ बनाया गया, जिसको हम लोग GATT बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने के बाद आप कह सकते हो कि फिर से यहाँ पर बोला गया कि दुनिया भर में ट्रेड हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब व्यापार वगैरह चालू हो जाए, ऐसा यहाँ पर उसके लिए बॉडी को बनाया गया। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी बर्बादी हुई है, उसको किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है, उसको लेकर बहुत सारी बॉडीज़ को बनाया गया। उसके बाद आप कह सकते हो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को बनाया गया 1974 के अंदर। फिर जो फाइनेंशियल क्राइसिस चले थे साल 2008 के अंदर, इसको टैकल किया गया पूरी तरह से। तो आप कह सकते हो बहुत सारे बॉडीज़ को यहाँ पर लेकर आए हैं हम लोग, यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके जो डिस्ट्रक्शन है उसको, उससे रिकवरी लेने के लिए हमने बहुत कुछ काम किया है। उसी प्रकार से आज के टाइम पर कोविड-19 को लेकर हमें करना होगा। ठीक है, कोविड-19 क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, और इसी को लेकर हमने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, उन्होंने यहाँ पर ऑथर ने बताए हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड के अंदर देखो, जो भी यहाँ पर स्टेप्स पहले जैसे जैसे इतिहास में उठाए गए थे, उसी प्रकार से हम लोग को यहाँ पर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कोविड-19 को टैकल करने के लिए। कोविड-19 के बाद कि किस तरीके से हम लोग अपने दुनिया भर की इकोनॉमी को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। ठीक है, तो जॉब भी बहुत सारी गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करना होगा, इनकम प्रोडक्शन के ऊपर वर्क करना होगा, स्किल ट्रेनिंग के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, एजुकेशन सपोर्ट के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोगों को वर्क करना होगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें भारत की, देखो ये तो दुनिया भर के अंदर ये चीज़ें हैं, दुनिया भर के अंदर ये काम तो करना होगा, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद भारत की बात करें तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चैलेंज झेल चुका है कोविड-19 पैंडमिक को लेकर। इंडिया की जो GDP है वो 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। अभी इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, महंगाई भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देखो अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा लॉस भी हो चुका है एक तरीके से, बहुत सारी जगह पर व्यापार भी हमारा ठप हो चुका है, और बहुत सारी जगह से रिलेशन हमारे ख़राब हो चुके हैं। आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारा डूब चुका है, बहुत सारी दिक्कतें आज के टाइम पर देखने को मिल पाएंगी। इन्फ्लेशन रेट 6% से ऊपर है, वो भी बताया गया, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। और अभी इन्फ्लेशन रेट कैसे देखा जाता है वो मैंने अभी आप लोगों को पहले बता दिया है। ओके, अब यहाँ पे कोशिश ये है कि एक इकोसिस्टम बनाने की, इकोसिस्टम ऐसा इकोसिस्टम जो कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इसको थोड़ा सा बढ़ावा दे। और उसी वजह से हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, मान लो यहाँ पर छोटे छोटे MSMEs हैं, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से छोटे छोटे बिजनेसेस हैं। अब वो यहाँ पर चाहते हैं प्रोडक्शन करना, लेकिन यहाँ पर उतनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, तो क्या होगा, उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा सरकार के द्वारा, और वो इंसेंटिव देने के बाद वो लोग प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कंट्री के साथ साथ दुनिया भर में एक तरीके से इसको सप्लाई किया जा सकता है, उससे हमारी कंट्री ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो एक सोल्यूशन ये है जो कि आज के टाइम पर इंप्लीमेंट हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। दूसरे और भी स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत हो गया। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के बाद हम लोगों को थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना होगा, स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा, और स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर ना ही इंडिया के ऊपर, दुनिया भर के ऊपर यहाँ पर हमें स्किल अपग्रेडेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। और कोविड-19 जो ये है, इसको ख़त्म होने के बाद यही सारी चीज़ें हैं जो कि रिवाइव कर सकती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही तरह से रिवाइव हो सकती है, आपको मैनुफैक्चरिंग करनी होगी, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, जॉब्स जब प्रोडक्शन बढ़ाओगे, मैनुफैक्चरिंग बढ़ाओगे, जॉब्स अपने आप क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका अच्छा होगा, अच्छी तरीके से रहेंगे, इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हम लोग जो है विदेश में भी दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कोविड-19 के बाद। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिस पे चर्चा हो रही है, साइलेंट इरेजर ऑफ आदिवासियात। अब यहाँ पर क्या है, देखो इस आर्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग कभी अपने जो है एग्ज़ाम में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। हालांकि आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल के बेसिस पर हम लोग कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में डेफिनेटली चांसेस है कि पूछे जा सकें। अभी हुआ क्या है, ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड ट्राइबल डे 2021 के चर्चा में यहाँ पर न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अलग अलग टॉपिक्स आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ये अभी ऑब्जर्व किया गया है 9 अगस्त को। और आपको ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर इंटरनेशनल डे ये हर साल 9 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका मेन मकसद ये है, जो भी एक तरीके से इंडिजीनियस पीपल हैं दुनिया भर के अंदर, मैं भी आपको बताऊंगा कौन है इंडिजीनियस पीपल, या फिर जो ट्राइबल पॉपुलेशन आदिवासी लोग हैं, इनके राइट्स को प्रोटेक्शन देना, क्योंकि ये भी हमारे एनवायरमेंट को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो ये देखो, ये जो डे है ना, इसको पहली इसकी जो डे है इसको रिकग्नाइज़ किया गया था एक पहली मीटिंग में, जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन जेनेवा के अंदर ये मीटिंग हुई थी। तभी यहाँ पर तब से जो है इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लगभग 1994 से इसका सेलिब्रेशन चालू हो चुका है। 9 अगस्त को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आज के टाइम पर नंबर ऑफ इंडिजीनियस पीपल देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीबी की रेखा के पार हैं। उसके बाद काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो ह्यूमन राइट वॉल्यूशन होता है उनके प्रति, ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। आगे हम लोग बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं इस बार का जो ये डे है इसका थीम क्या है। इसका विषय है लिविंग ऑन नो वन बिहाइंड इंडिजीनियस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पर इसका थीम देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले तो हम डिस्कस करेंगे इंडिजीनियस पीपल कौन है। इंडिजीनियस पीपल यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग कल्चर्स के होंगे। ठीक है, एक तरीके से। और यहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए। एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। आदिवासी लोग भी देखने को मिल जाएंगे, लगभग 476 मिलियन जो इंडिजीनियस पीपल हैं, जो कि 90 देशों के अंदर रहते हैं दुनिया भर में। लगभग यहाँ पर दुनिया भर की अगर पॉपुलेशन बात करें तो ये जो इंडिजीनियस पीपल है इनकी खुद की 6.2 पॉपुलेशन है दुनिया भर की। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पर जो ये पीपल हैं इंडिजीनियस पीपल, ये एक तरीके से वर्क करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन देते हैं। लगभग 80% जो वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल पाएगा वो प्रोटेक्ट किया जाता है इन्हीं लोगों के द्वारा। ठीक है, इनकी एक तो डाइवर्स नॉलेज होती है लैंड को लेकर, नेचर को लेकर। ठीक है, तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो इकोसिस्टम हमारा एनवायरमेंट है वो एक तरीके से उसको बचाए रखें। ठीक है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को बचाए रखें। उसके बाद ये इतने सारे लोग हैं, इतने सारे इंडिजीनियस पीपल देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। लगभग 370 से लेकर 500 मिलियन इंडिजीनियस पीपल हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया भर के कल्चरल डाइवर्सिटी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो लैंग्वेजेस है वो 7,000 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक तरीके से दुनिया भर में जो भी लैंग्वेजेस हैं 7,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो लैंग्वेजेस की प्रोटेक्शन को भी, लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट भी करते हैं ये लोग बोल बोलकर। उसके बाद ज़ीरो हंगर गोल की तरफ इनका बहुत बड़ा योगदान है। ज़ीरो हंगर गोल की तरफ कैसा योगदान है, क्योंकि बहुत सारी जो फसलें हैं वो इंडिजीनियस पीपल उगाते हैं और वो हाईली अडेप्टेबल होती हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं और एक तरीके से जो है जो भी मतलब कि जो क्रॉप्स हैं ये काफ़ी बेहतरीन क्रॉप्स ये लोग उगाते हैं, और वो जो क्रॉप्स हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं हमें ज़ीरो हंगर की तरफ बढ़ने के लिए, यानी कि कोई भी भूख से ना बीमार हो, कोई भी भूख से ना मरे। ठीक है, एक तरीके से भूखमरी ना हो और एक तरीके से हंगर जो है पूरी तरह से ज़ीरो हो जाए, इसमें यहाँ पर इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये लोग जो है एक तरीके से फूड बेस को काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें यही ट्राइब्स की जो आदिवासी लोग हैं भारत के अंदर, इनकी क्या सिचुएशन है, तो डेटा एनालिसिस बताता है इंडिया के अंदर लगभग 104 मिलियन आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 8.6% जो हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिल पाएगी। उसके अंदर 705 एथनिक ग्रुप्स हैं, और मतलब ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये 705 आपको ग्रुप्स देखने को मिल पाएंगे। इनके अंदर से लगभग जो 75 हैं वो पीवीटीजी के अंदर आते हैं, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर आते हैं। अभी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, बेसिकली ये ग्रुप ऐसे हैं जो कि यहाँ पर एक तरीके से इनकी पॉपुलेशन, इनकी जनसंख्या खत्म होती हुई नजर आएगी, इनको एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें भारत के अंदर सबसे बड़ा ये ट्राइबल ग्रुप कौन सा है, तो वो है गोंड। तो आपको ध्यान रखना है गोंड ग्रुप सबसे बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन सा राज्य ऐसे है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रुप देखने को मिलेंगे, सबसे बड़ा ग्रुप नहीं, सबसे ज़्यादा ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, तो वो ओडिशा है। ओडिशा के अंदर बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रैवल कम्युनिटीज़ है आपको बहुत ज़्यादा जगह पर देखने को मिल पाएंगी। ठीक है, राजस्थान से लेकर वेस्ट बंगाल तक बहुत सारी ट्रैवल कम्युनिटीज़ हैं। इनके रिगार्डिंग हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे प्रोविज़न है। बहुत सारे प्रोविज़न के अंदर जो आर्टिकल 342 है उसका सब क्लॉज 1 है, वो ये बोलता है कि एक तरीके से जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग जो है एक तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। कोई भी ट्राइबल पीपल है, मतलब कोई भी यहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है, तो इसको स्पेसिफाई किया जा सकता है एज अ शेड्यूल ट्राइब। तो आपको ध्यान रखना है वो कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया। उसके बाद आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 जो है एक तरीके से बोलता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स को लेकर, तो इसके थ्रू भी यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिलती है।
उसके बाद आर्टिकल 16 यहाँ पर बोलता है हमारा कि इक्वल इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सभी लोग एक तरीके से, सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके थ्रू भी इन लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है। आर्टिकल 46 में यहाँ पे ये बोलता है कि प्रोमोशन ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पर देखने को मिलता है। जो भी वीकर सेक्शन है उनके यहाँ पर एजुकेशन और एक तरीके से एजुकेशन वगैरह का थोड़ा एजुकेशन वगैरह देखने को मिलनी चाहिए, वो आर्टिकल 46 यहाँ पर ये पावर देता है। उसके बाद आर्टिकल 335 हो गया, आर्टिकल 338 ए हो गया, उसके बाद 5th और 6th शेड्यूल हो गया। तो ये सब जो है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से इन ट्राइबल पीपल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस आर्टिकल के अलावा हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करी है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।